नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद अवध में स्वागत है। तो इस चैनल में आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ना केवल EMRS एग्जाम में बल्कि अन्य एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछी जाती है, ICT पूछी जाती है, उनके ये मुख्य टॉपिक रहते हैं जहां से परीक्षा की उपयोगी या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर यूज होता है, प्रथम पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का नाम क्या था या विशेषताएं क्या क्या थी। तो जल्दी से क्विक इस क्लास में क्विक ही हम लोग ये करते हैं, क्विक तरीके से, बहुत तेजी से के तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं ताकि छोटे छोटे टॉपिक्स में आपका ये चीज कवर हो जाए, ताकि परीक्षा में आप इसके सही आंसर कर पाओ। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर के उद्भव की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो हम लोग इसको पीढ़ियों में पढ़ेंगे, यानी जनरेशन में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। जो आज आप लोग देखते हो डेस्कटॉप या आपके पास लैपटॉप्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ये शुरुआत से ही ऐसे नहीं थे। शुरुआत से काफी बड़े थे, साइज में ये काफी बड़े होते थे, प्रोसेसिंग इनकी थोड़ी सी कम होती थी, और मेमोरी की अगर बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो वो भी काफी कम था। तो जैसे जैसे इनके जनरेशन में विकास होता गया, जैसे जैसे इनकी पीढ़ियों में उद्भव होता गया, वैसे वैसे हमने ये देखा कि साइज में कॉम्पैक्ट यानी साइज में छोटे होते चले गए, साथ में इनकी स्टोरेज मेमोरी बढ़ती चली गई। और क्या हुआ, मेमोरी बढ़ने के साथ साथ एक और चीज हुई, स्पीड, इनकी प्रोसेसिंग वो भी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। चलिए हम लोग प्रथम पीढ़ी के विषय में बात करेंगे। पहली पीढ़ी के विषय में बात करें तो ये किस सन से किस सन तक इस पीढ़ी का उद्भव हुआ, 1942 से 1955 की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी चली आ रही है। इसमें हार्डवेयर में निर्वात ट्यूब्स यानी वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी। अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, आपने इलेक्ट्रिकल जो बल्ब होते हैं, वो जो 100 वाट वाले बल्ब नहीं होते जो पीली कलर की लाइट देते हैं उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी जो ट्यूब लगी होती है छोटी सी, उसे वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। उस तरीके की वैक्यूम ट्यूब्स बड़े आकार में, बड़े साइज में वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर लगाई जाती थी। फाइन, और बहुत सारी लगाई जाती थी जिससे इसका साइज, आकार क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था, इसका आकार बड़ा हो जाता था। चलिए वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, इसके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती थी। क्या करती थी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती थी। सॉफ्टवेयर, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज को यानी 0-1 की भाषा को समझते थे। किसकी भाषा को समझते थे, 0-1 की भाषा को समझते थे। दूसरा, मेमोरी की बात करें कि अच्छा या इसमें मेमोरी कौन सी यूज होती थी, इंस्ट्रक्शंस को कहां पर स्टोर किया जाता था। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है, मैंने 50,000 बार बताया कि भैया क्या होता है, जा करके वो देखिए इंस्ट्रक्शन डेटा क्या होता है मेरे प्रीवियस क्लासेस में। चलिए मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस जो होते थे वो कहां से होते थे, मैग्नेटिक ड्रम में। विशेषता क्या होती थी, ये यांत्रिक मशीन के रूप में कार्य करता था, एक मैकेनिकल मशीन के रूप में कार्य करता था। इसके नाम क्या क्या है, इनिवैक, इडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 605। ये हो गया आपकी प्रथम पीढ़ी का जिक्र। इसमें निम्न स्तरीय भाषा मशीन लैंग्वेज चलती थी, 0-1 की भाषा को समझा जाता था। ये भाषा मशीन द्वारा यानी कंप्यूटर द्वारा तो समझ ली जाती थी, लेकिन मनुष्यों यानी इंसानों द्वारा नहीं समझी जा सकती थी, उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी। अच्छा, अब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बन गया, लेकिन इसमें क्या ऐसी खराबियां थी जिसकी वजह से हमें द्वितीय पीढ़ी में शिफ्ट होना पड़ा। पहले इसकी खराबी ये थी कि काफी वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी तो काफी बड़े होते थे, साइज में, आकार में बड़े होते थे। दूसरा, वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी कि
अधिक बिजली का खपत करती थी, जिससे क्या होता था, ये गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे, मतलब ये हीट बहुत जल्दी करने लगते थे, और हीटिंग की वजह से इनको ऐसी जगह पे रखा जाता था जहां पे कूलिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो। तो इसकी सबसे कमी क्या थी, ये बड़े साइज के होते थे, और इनकी अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज भी कम होती थी, स्टोरेज भी कम होती थी। और अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो ये क्या करते थे, इनकी प्रोसेसिंग मतलब एक टाइम पे बहुत कम इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता था, प्रोसेस करता था, मतलब क्षमता इसकी कम थी, प्रोसेसिंग इसकी कम थी, मेमोरी इसकी कम थी, साइज में ये बड़े थे। याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी में कीबोर्ड, मॉनिटर जैसी डिवाइसेस की सुविधा नहीं थी। फाइन, यहां पे प्रिंटर के द्वारा ही आपके आउटपुट को निकाला जाता था। चलिए द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं, तो वो पीढ़ी कब से कब तक थी, 1956 से 1964 में द्वितीय पीढ़ी का उद्भव हुआ। इवोल्यूशन ऑफ सेकेंड जनरेशन वी हैव सीन इन दिस पीरियड। इसमें हम लोग निर्वात ट्यूब की जगह किसका यूज करते थे, ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे। किसका यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में भी बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, रियल टाइम होते हैं। जिन बच्चों ने मेरी वो क्लास नहीं पढ़ी है, प्लीज अभी पढ़ के आइए, सारी प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है। फिर मैं बता देती हूँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कि काम को, इंस्ट्रक्शंस को बैचेस में बांट दिया जाता है, मतलब एक ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और उनको टाइम अलॉट कर दिया जाता है, और उस अलॉटेड टाइम में उनका काम होता है, मतलब वो एक साथ नहीं होंगे, जो टाइम उनको अलॉट होगा उसी टाइम में काम होगा, 1 by 1। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर। अच्छा, बस इसमें एक खूबी क्या थी कि ये प्रथम पीढ़ी के कंपैरिजन में क्या है, इसकी क्षमता तेज है, मतलब प्रथम पीढ़ी की कंपैरिजन में इसकी क्षमता ज्यादा है, ये तेज चलता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, थोड़ी सी तेज। और अगर मेमोरी की बात करें तो इसकी मेमोरी का साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है। कंप्यूटर के नेम, हनीवेल, 400 IBM 7094, यूनिवैक, यूनिवैक का एडवांस वर्जन 1108, CDC 1604। ये याद करने वाली चीजें हैं आपकी कंप्यूटर्स के नेम। अच्छा, यहां पर हम लोग कौन सी भाषा को यूज करेंगे, यहां पर अब असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी है। कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी है, असेंबली लैंग्वेज। अब आप पूछेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये वो लैंग्वेज होती है जो मनुष्यों द्वारा भी, मशीन द्वारा तो समझी ही जाए लेकिन मनुष्य द्वारा भी समझी जाए, मतलब इसमें हम लोग निमोनिक्स यूज करते हैं, जिससे हम लोग जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब हम लोग भी समझ सके। अच्छा, ये क्या था, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षाकृत छोटा था, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षाकृत छोटा था, इससे प्रोसेसिंग में तेज था, कम खर्च आता था इसमें, क्योंकि इसमें निर्वात ट्यूब नहीं लगी थी, तो और एडिशनल जो खर्च आ रहा था इसको कूलिंग वगैरह का वो कम हो गया था। ट्रांजिस्टर्स थे, तो ट्रांजिस्टर्स में एक साथ हम कई इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, मतलब कई उसमें प्रोसेसर जोड़े गए हुए थे। फाइन, तो इसमें क्या होता है, क्षमता में वृद्धि हो जाती है, लिखा हुआ है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, तृतीय पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी कब डेवलप हुई, 1965 से 75। अब इसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा, आईसी का यूज होने लगा। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे, अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब यहाँ इस पे कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, ताकि एक टाइम पे कई सारे प्रोसेसिंग हो सके। टाइम, देखिए मैंने क्या बोला, एक टाइम पे कई सारे प्रोसेसिंग हो सके, मतलब टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, एक टाइम पे कई प्रोग्राम्स रन करवाए जा सके, या टाइम शेयरिंग मतलब टाइम अलॉट कर दिया जाए। मान लीजिए बैच में तो एक टाइम पे एक ही काम होगा, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए टाइम शेयरिंग में एक टाइम पे वो काम नहीं हो रहा है तो वो मेमोरी दूसरे वाले को दे दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी, वो अपना शेयर करके काम करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक टाइम पे कई प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करवा सकते हैं। मैग्नेटिक टेप, मेमोरी मैग्नेटिक टेप में यहाँ पे सेव होती है। अच्छा, अब थर्ड पीढ़ी से आपके बोर्ड और मॉनिटर्स का यूज चालू हो गया था।
फर्स्ट और सेकंड पीढ़ी में आपका क्या था कि यहाँ पर प्रिंटर्स का यूज होता था, तो क्योंकि कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, बोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। इसके कंप्यूटर्स कौन कौन से, IBM 370, 360, CDC 600, PDP 811। फाइन। अच्छा, अब एक चीज और इसमें समझिए, इसमें क्या था, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करना शुरू कर चुके थे। जैसे अगर हम लोग बात करें कोबॉल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, बेसिक, ये सारा क्या है, यहाँ पे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज चालू कर चुके थे। बेसिक, फाइन, हाई लेवल लैंग्वेजेस का उपयोग चालू हो गया था। दूसरी चीज ये समझिए, ये क्षमता में उन दोनों से तेज थे, मेमोरी इनकी उन दोनों से ज्यादा थी, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, तभी हम लोग किस पे बढ़े, चतुर्थ पीढ़ी, चौथी पीढ़ी पे बढ़े। चौथी पीढ़ी को अगर हम लोग देखें तो 1976 और 1989 के दशक में आपकी चौथी पीढ़ी का विकास होता है। इसमें क्या यूज होता है हार्डवेयर में, माइक्रो प्रोसेसर्स। अब माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर मतलब बहुत सारी, मतलब एक आपकी, अगर आपने देखा हो चिप में बहुत सारी इंटीग्रेटेड चिप्स लगी होती है, इनको आप गिन सकते हो बट इनको गिन नहीं सकते हो, बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं। इनको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेरी लार्ज अमाउंट में यहाँ पे चिप लगी होती है, ताकि बहुत सारे प्रोग्राम्स को, बहुत सारी प्रोसेसिंग्स को एक साथ किया जा सके। और ये रियल टाइम नेटवर्क है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको रियल टाइम का एग्जांपल दिया था। क्या रियल टाइम का एग्जांपल दिया था, जैसे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसमें आपने डेटा डाला तो रियल टाइम का डेटा आना चाहिए ना, जो अभी चीजें चल रही हैं, मतलब इसके लिए हाई प्रोसेसिंग की जरूरत होगी। अच्छा, मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी लगी होती है इसमें। दूसरी, कई कार्य करने की क्षमता रखता है, मल्टी प्रोसेसिंग इससे तेज है। अच्छा, एप्पल पीसी, DAC 10, IBM 4341। अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो कौन सी कंपनी सबसे आगे है माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, इंटेल। इंटेल का अगर हम लोग कोर i3 देखे, कोर i5 देखे, कोर i7 देखे, डुअल कोर देखे, ये सारे जितने भी प्रोसेसर्स हम लोग देख रहे हैं, कोर अल्ट्रा देखे, अल्ट्रा कोर देखे, डुअल कोर देखे, i3 देखे, i5 देखे, i7 देखे, आजकल लोग i3, i5, i7 यूज कर रहे हैं, इनको देखे तो ये कौन सी पीढ़ी के हैं, चतुर्थ पीढ़ी के हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। इनमें क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी चिप्स एक ही चिप में लगी हुई हैं, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही बार में हम लोग इनको दे सकते हैं, एक ही बार में इनसे प्रोसेस करा सकते हैं, रियल टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करा सकते हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। चिप, सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग और उच्चतरीय भाषा C++, जावा, .NET, यहां पर इनका यूज होने लगा है। व्यावसायिक चीजों में इसका यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं फिफ्थ पीढ़ी। फिफ्थ पीढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो हम इसमें बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो अब हमारा भविष्य है। अगर हम बात करें तो अब क्या भविष्य है हमारा, पंचम पीढ़ी, फिफ्थ पीढ़ी हमारा भविष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ULSI, SLS हार्डवेयर यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पैरेलल और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टाइम पे कई सारे प्रोसेसेस होंगे। मेमोरी का कौन सी मेमोरी यूज करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, प्लग एंड प्ले, लैपटॉप, IBM नोटबुक, अल्ट्राबुक, पेंटियम, PC, ये सारा पंचम पीढ़ी का है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्भव की बात होती है। आप सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होगा क्या होता है, मतलब जब मशीन आर्टिफिशियली सोचने लग जाए और कार्य करने लग जाए, बहुत मोटी भाषा में मैं आपको बता रही हूं, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर न्यूरल नेटवर्क्स की बात होती है। किसकी बात करते हैं हम लोग, न्यूरल नेटवर्क्स की हम लोग बात करते हैं यहां पे। तो ये अभी हम लोगों ने इस क्लास में क्या देखा कि फर्स्ट पीढ़ी से लेके पंचम पीढ़ी तक, फिफ्थ पीढ़ी तक, फिफ्थ जनरेशन तक कैसे कंप्यूटर का उद्भव हुआ। इस उद्भव में हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर के साइज में कमी आई, क्षमता में वृद्धि आई, मेमोरी में वृद्धि आई, प्रोसेसिंग में वृद्धि आई। समझ गए आप लोग। तो आप मुझे
आई होप कि आप लोगों ने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कौन सी पीढ़ी किस सन में आई, फाइन। कौन से प्रोसेसर यूज होते थे, कौन सी मेमोरी यूज होती थी, कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होता था, कौन सी भाषा, अच्छा इसमें भी हम लोग C++, जावा, .NET ये सब यूज करते हैं, फाइन। और न्यूरल नेटवर्क का यहां पर यूज होने लगा है। चलिए, इंटरनेट, वीडियो डिजाइनिंग, एडिटिंग, इन सभी में हम लोग इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, और लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ मैं आपको फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।